जय हिंद दोस्तों। ये क्लास आपकी ईवीएस की होने वाली है और आपकी ईवीएस की ये क्लास जो है 2 फरवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो 11 नंबर से 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो क्या कुछ उसमें नया देखने को मिलेगा, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे और समझेंगे। तो उसके लिए आपको क्लास के लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है, बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और जो भी चैनल पर नए आए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है कि और ये क्लास बाइलिंगुअल है तो इसलिए आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों लोग आप इस क्लास को देख सकते हैं। देखिए दिया है, प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती हैं, जिसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह पर चयन कीजिए। अब देखिए कि किन किन क्षेत्रों पे मतलब किन किन फसलों की कटाई या कटने पे जो त्यौहार मनाया जाता है, हमसे वो चीज़ पूछी गई है। यानी कि हर हाल में आपको जीएस यहाँ भी यूज़ करना है। तो जीएस के लिए आप ये जानते रहेंगे कि किन किन फसल कटाई पे हम कौन सा त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं या जिस जगह पे वो कटाई होती है वहाँ के लोग कौन सा त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखना होगा। देखिए पहला ऑप्शन है बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहड़ी। तो मेरे हिसाब से तो ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन है, बट देखते हैं आगे। दूसरा है गणेश चतुर्थी। देखिए गणेश चतुर्थी और गणेश चौथ ये कोई फसल के कटने पर नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सी देखिए पोंगल, दिवाली, ईद। ईद भी किसी के फसल कटने पर नहीं होती है, ना दिवाली होती है। अब देखिए ये लास्ट ऑप्शन आपको दिया है कि गुड़ी ये पड़वा है कि क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा है। ये पड़वा है, नवरात्र है और गुरपूरब है। तो ये देखिए तीनों ऑप्शन जो है थोड़ा सा वेस्टेज टाइप के हैं। ये जो आपकी पहला है एकदम ये सटीक ऑप्शन है। ध्यान देखिए बिहू, बैसाखी और मकर। देखिए बिहू जो होता है वो असम में मनाया जाता है, क्या होता है असम में, और बैसाखी पंजाब में, मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश में और लोहड़ी भी पंजाब में। तो इस तरह ये चारों त्यौहार जो है किसी खास के फसल कटने पे ये त्यौहार को सेलिब्रेट या मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं। पश्चिमी घाट आप समझ रहे हो ना, पूर्वी जस्ट अपोजिट पश्चिमी घाट। आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे? तो अगर आप जानते रहेंगे पश्चिमी घाट में कौन कौन से शहर आते हैं तब तो पश्चिमी घाट, अब पश्चिमी घाट समझिएगा बात को कि आप स्थलों के प्रमुख जैसे इसमें दिया हुआ है, अभी मैं ऑप्शन फिर आगे पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन फर्स्ट है बेंगलुरु, गांधीनगर और गोवा। बी है मुंबई, ऊटी, पुणे। सी है विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, पुरी। और डी है महाबलेश्वर, मन्नार, ऊटी। तो ध्यान समझिएगा, पश्चिमी भाग के उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण। और दक्षिणी भाग, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट। पश्चिमी घाट का सह्याद्री पहाड़ी के रूप से भी जाना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम महाबलेश्वर का जो घूमने के एरिया उसको सेलेक्ट करेंगे, दूसरा मन्नार करेंगे और तीसरा ऊटी करेंगे। क्या करेंगे? ऊटी। अब समझिएगा महाबलेश्वर जो होता है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के रमणीय वातावरण से घिरा एक हिल स्टेशन व पर्यटन का केंद्र भी है। और मन्नार है यह केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। और ऊटी है ये पश्चिमी घाट पर तमिलनाडु राज्य में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो इस तरह हमारा जो 12वां क्वेश्चन है इस हम देखें इसको कितने अच्छे से। और 13वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यानी कि युग्म यानी कि पेयर सही है। ध्यान देखिए पेयर, तो कौन सा पेयर सही है, कौन सा युग्म सही है? पहला है गुलाब वृक्ष, दूसरा है करेला यानी कि बेल लता, और सी है गुलाब जड़ी बूटी, और डी आपका है बिटर गॉर्ड यानी कि करेला झाड़ी। ठीक है, यहाँ देखिए करेला झाड़ी है, करेला झाड़ी। तो क्या सही हो जाएगा इसका हमें ऑप्शन चूज़ करना है। तो ध्यान से कि जो बी वाला ऑप्शन है, ये बी वाला ऑप्शन यानी करेला बेल लता। देखिए जो करेला है ये लता के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? लता। जो लताएं होती हैं वो अपना जो फैलाव जितना दूर होता है उस पर वो करेले को फल धारण करने में सहयोग करती हैं। तो बाकी जितने विकल्प हैं ये असंगत हैं। गुलाब जो है वृक्ष नहीं है, ये एक झाड़ी के अंतर्गत आता है। अब इस तरह जो आप देख सकते हैं 13वें नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
14वां क्वेश्चन है। और आपसे ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, ज़रा भी देर मत करिए क्लास को लाइक करने में, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने और तैयार करने में। तो 14वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है। क्या है सबसे निकटतम संबंधी? तो फर्स्ट ऑप्शन है मनुष्य, कुत्ता और कैट फेस को बिल्ली कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए फेस जो है थोड़ा सा गलत हो गया है, तो यहाँ पे ये इसको काट लीजिएगा, यहाँ पे बिल्ली कर लीजिएगा। बाकी ये गोट है तो बकरी हो जाएगा। तो क्या इसका सही हो जाएगा ऑप्शन, ये हमें चूज़ करके बताना है। तो ध्यान से आप देखिए डी वाले ऑप्शन को, बकरी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और, अब देखिए जो गाय, भैंस और भेड़ के सबसे निकटतम है, तो गाय, भैंस सबसे इसके निकटतम कौन है जी? बकरी आ जाएगी। और कैसे आ जाएगी समझते हैं हम। जैसे बकरी भी क्या है, एक दुधारू जानवर है, ठीक है, एक ये मैमल्स है। और जो गाय, भैंस और भेड़ के सबसे निकटतम संबंधी है, क्योंकि ये सभी पालतू जानवर हैं और इनकी समानता लगभग एक जैसी है। कृषि कार्य हेतु इनके गोबर का प्रयोग किया जाता है। इन सभी जानवरों के दुग्ध का उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इन सभी जानवरों का भोजन लगभग एक समान होता है, जैसे ये घास फूस हरी पत्तियाँ होती है खाते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो अन्य विकल्प हैं ये बकरी से अलग हैं, और इसलिए बकरी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है। ध्यान समझिएगा, साइबेरियन सारस की विशेषता नहीं, यानी कि फीचर्स ऑफ साइबेरियन क्रेन नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं। ऑप्शन बी है वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं। और डी है वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं। और डी है वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उन्हें उनकी बहुत कम संख्या रही है। देखिए तो मैं इसको कट करता हूँ, और उनकी बहुत कम संख्या रही है। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन है, अब ये चूज़ करके बताना है कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो प्रयास करते हैं हम ऑप्शन करने का। तो जो सी वाला ऑप्शन है इसको ज़रा गौर करिएगा इस पर, कि वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं। क्या रहते हैं? वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं। तो यही ऑप्शन जो है थोड़ा सा भिन्न लग रहा है, जो कि साइबेरियन सारस के क्वालिटी में से नहीं है। बाकी देखिए शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, ये ठीक है। वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, ये भी ठीक है। वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत कम संख्या हो रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह जो हमारा ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, जो हमें चूज़ करने को बोला गया था। तो इस तरह सी वाला ऑप्शन जो हमारा है यहाँ सही हो जाएगा। 16वें नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। 16वें नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ 6 पड़ गया है, जिसको आप 16वां कर सकते हैं। ये आ गया आपको 16वें नंबर क्वेश्चन आ गया। दिया कि निम्नलिखित तकनीकी में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। ऑप्शन बी है चेकलिस्ट यानी कि जांच सूची। ऑप्शन सी है रिटन क्वेश्चन यानी कि लिखित प्रश्न। और ऑप्शन डी है असाइनमेंट यानी कि नियत कार्य। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमें चूज़ करके बताना है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। देखिए रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग बहुत ही ज़रूरी है। इसका उपयोग किसी भी स्थिति में विचार या वस्तु में छात्रों के दृष्टिकोण को मापने के लिए किया जाता है। मध्य मापन बिंदु प्राप्त करने के लिए हमेशा विशेष संख्या बिंदु जैसे 3 बिंदु रेटिंग स्केल या 5 बिंदु रेटिंग तैयार किया जाता है। शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम या 5 बिंदु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की तकनीक का प्रयोग के रूप में है। अवलोकन तकनीक का उपयोग करने से विद्यार्थियों के सतत रूप से सीखे गए तथ्यों की जांच की जाती है। तो इस तरह ऑब्जर्वेशन जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे 17वें क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानिए। ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्यपुस्तक का पठन। ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा व्याख्यान। ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। ऑप्शन डी है किस्से और कहानियाँ। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है ये ध्यान से देखिए, आपको ये किस्से और कहानियाँ। क्या हो जाएगा? किस्से और कहानियाँ। जैसे NCF 2005 जब गठित हुई थी तो इसमें भी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति की स्वीकृति प्रदान करता है और इसके अनुसार शिक्षा बालक की रुचि को ध्यान में रखकर प्रदान की जानी चाहिए। इसलिए जो हमारा नैरेटिव यानी किस्सा कहानियाँ हैं ये यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे हम 18वें क्वेश्चन की। 18वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है पूछा है। तो इन चारों में से हमको भिन्न पहले करना है, उसके बाद हम उसको टिक करेंगे। फर्स्ट है क्रम निर्धारण मापनी, बी है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, और सी है वर्णन यानी कि उपख्यानात्मक अभिलेख, और डी है पोर्टफोलियो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो इस तरह जो हमारा बी ऑप्शन है ये 98 सही हो जाएगा। बात करेंगे 19वें क्वेश्चन की। 19वें क्वेश्चन देखते हैं हम कि सुनीता ने अपने विद्यार्थियों को भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया, फिर वह उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में ले गई। इस शिक्षण विधि से उनके छात्रों को मदद मिलेगी। ऑप्शन फर्स्ट, मौज मस्ती करने और बाहरी यात्रा पर दोस्तों के साथ आनंद लेने में, बी है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, और सी है कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सह संबंधित करने में, और ऑप्शन डी है पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कौशल विकसित करने में। तो अब इसको हमें ऑप्शन चूज़ करके बताना है। ध्यान दीजिए सी वाला ऑप्शन को जो है सही बताया गया है, इसको हम समझते हैं। कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सह संबंधित करने में, क्या हो जाएगा? वास्तविक जीवन से सह संबंधित करने में मदद मिलेगी। किस में मदद मिलेगी? वास्तविक जीवन से सह संबंधित करने में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करेंगे इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन की। ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने को और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का उद्देश्य यानी क्या उद्देश्य है? ऑप्शन फर्स्ट है देश में सबसे लोकप्रिय भोजन के बारे में जानना, ऑप्शन बी है छात्रों को विभिन्न व्यंजन आजमाने के लिए प्रेरित करना, और ऑप्शन सी है देश के विभिन्न हिस्सों में पकाए जाने वाले व्यंजनों का रिकॉर्ड बनाना, और ऑप्शन डी है हमारे देश में संस्कृति और संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। तो इसका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ये सही ऑप्शन जो अभी लास्ट में हम लोग पढ़े हैं, जो डी वाला ऑप्शन है कि हमारे देश में, देखिए मैं इसको टिक कर देता हूँ और अभी मैं इसको कट भी करता हूँ, आप देख लीजिएगा फिर से। देखिए डी वाले ऑप्शन को ध्यान देखिए कि हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना, ये एकदम यहाँ सटीक और सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई त्यौहार हमारे यहाँ है तो विभिन्न हिस्सों में अलग अलग त्यौहार मनाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को पकाया जाता है। तो उस तरह की जानकारी एकत्र करने के लिए कक्षा में प्रदर्शित करने की एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इस गतिविधि का यही उद्देश्य है कि हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना, यानी कि एक्टिव करना कि कौन सी चीज़ें हमारी संस्कृति के अंतर्गत आती हैं और उस संस्कृति के अंतर्गत कौन से हम त्यौहार को मनाते हैं और कौन से त्यौहार के समय हम कौन से पकवान को पकाते हैं। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास किए हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे जो मेरे द्वारा डिफाइन किए गए, जो मेरे द्वारा समझाए गए हैं। और क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मैं हमेशा आप सभी से कहता हूँ। और इस समय जो है अपने पढ़ाई शेड्यूल थोड़ा सा बढ़ाइए, 3 घंटे 4 घंटे करिए और बाकी पढ़ते रहिए, बहुत एनफ है, जितना पढ़ रहे हैं आप 3 घंटे 4 घंटे एनफ है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आपसे विदा ले रहे हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।